राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो पीजीटी का एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 18 तारीख को ही है। आज कितनी है? 13 तारीख। तो अब ज़्यादा नहीं, केवल 4 दिन और बाकी हैं। 5वें दिन तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठना ही है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़ोरदार वीडियो बना करके ले आया हूँ, जिसमें प्रमुख परिभाषाओं को बतलाया जाएगा। अब ये परिभाषाएं पर आप ध्यान मत दीजिए, यह हमसे बना नहीं, तो जैसा बना हमने वैसा ही टाइप कर दिया। ठीक है। अब ये चंद्र के अंदर बिंदु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चंद्र के बाहर बिंदु लगा है, तो उससे मतलब आप लोग मत रखिए। प्रमुख परिभाषाएँ हैं, और वो प्रमुख परिभाषाएँ किसकी किसकी हैं? तो अर्थोपक्षेपक की हैं, अर्थ प्रकृतियों की हैं, और कार्यावस्थाओं की हैं, और प्रमुख जो संधियां हैं उन संधियों की हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहित्य में 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, 5 कार्यावस्थाएं होते हैं, और 5 संधियां होती हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि हमने पेपर में देखा कि वो कोई पंक्ति दे रहा है और उसमें अर्थोपक्षेपक को छुपा लेता है। मान लो अगर विष्कंभक की ही पंक्ति दे रहा है और विष्कंभक की पंक्ति में उसने विष्कंभक का नाम छुपा लिया है, सीधे सीधे वो पूछ लेगा कि वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथांशा नाम निर्दर्शकः, ऐसा कह, ऐसा क्या है? तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि ये विष्कंभक की पंक्ति है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप परिभाषाओं को एक बार देखे रहेंगे, अर्थ नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर आप एक बार देखे भी रहेंगे तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का बड़े आसानी से सही हो जाएगा। और भैया मेरे इस एग्ज़ाम में तो एक एक क्वेश्चन बचाना बहुत मुश्किल जैसा लग रहा है, तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। और ये जो PDF में बनाया हूँ ये साहित्य दर्पण के अनुसार ही बनाया हूँ। ठीक है। 10 रूपक को मतलब बहुत ही नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए अधिकतर जो प्रश्न आ रहे हैं जैसा कि मैंने देखा है तो वो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के ही हैं, इसलिए हमने साहित्य दर्पण के अनुसार ही इसमें बनाया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए हम लोग सीधे अपने श्लोकों पर चलते हैं, अपने पाठ पर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अब यहाँ सबसे पहले हम अर्थोपक्षेपक को लेते हैं कि अर्थोपक्षेपक का लक्षण क्या है, उसके कितने भेद हैं, और जो भेद हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो मैं विस्तार से तो नहीं पढ़ाऊँगा इसे, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है। कहते हैं अंकेष्वदर्शनीयाया वक्तव्यैव च सम्मता या च स्याद्वर्षपर्यन्तं कथा दिनद्वयाद्दिजा अन्या च विस्तरा सूच्या सार्थोपक्षेपकैर्बुधैः वर्षादूर्ध्वं तु यद्वस्तु तत्स्याद्वर्षादधोभवम्। ठीक है। अब इसमें ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अंकेष्वदर्शनीयाया वक्तव्यैव च सम्मता या च स्याद् वर्षपर्यन्तं कथा द्वयादिजा अन्या च विस्तरा सूच्या सार्थोपक्षेपकै बुधैः। बुधई माने जो विद्वान लोग हैं वो सामान्य इसी को अर्थोपक्षेपक मानते हैं। किसको मानते हैं? तो जो कथा क्या होती है, तो इसमें लिखा है कि अंकेष्वदर्शनीया, अंकेष्वदर्शनीय माने जो अंकों में अदर्शनीय हो, अंकों में जिसको न दिखाया जा सके, ऐसा कौन है? तो आप लोग साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो उसकी वृत्ति में लिखा है विश्वनाथ जी ने कि अंकेशु अदर्शनीया कथा युद्धादि कथा। तो जो युद्धादि कथाएं हैं जिनको अंकों में नहीं दिखाया जा सकता है किंतु बताने के योग्य हैं, उनको बताया जा सकता है, तो उसको क्या किया जाता है? अर्थोपक्षेपक में बना दिया जाता है, उसको अर्थोपक्षेपक के द्वारा बतला दिया जाता है। 2 दिन से लेकर के वर्ष पर्यंत होने वाली कथा इसमें आती है। ठीक है ना। या च स्याद वर्ष पर्यंतम कथा दिनद्वयाद। ठीक है ना। तो 2 दिन से लेकर के वर्ष पर्यंतम, वर्ष पर्यंत तक की कथा इसके अंदर
आती है। किसके अंदर? अर्थोपक्षेपक के अंदर। अन्या च विस्तरा सूच्या, और जो विस्तृत कथाएं हैं उनको सूचित कर देना मात्र। अब बहुत लंबी कथा को अगर हम प्रदर्शित करने लगेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी ना। साल भर युद्ध चला था, 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का, तो 18 दिन अगर उसको दिखाने लगेंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अथवा बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसलिए अन्या च विस्तरा सूच्या, जो विस्तृत व्याख्या की गई है उसको बड़े छोटे में कह देना ही अर्थोपक्षेपक है। ठीक है। और तो लास्ट में कहते हैं कि वर्षाद ऊर्ध्वम तो यद वस्तु तत्स्याद वर्षाद अधो भवम। जो वर्षाद ऊर्ध्वम, वर्ष से ऊर्ध्व है, माने वर्ष से बड़ा है, एक वर्ष से ज़्यादा समय तक की जो कथा है, अधिक काल की जो कथा है, उसे क्या करें? तो कह रहे हैं वर्षात अधोभवम, वर्ष के अधोभाग में, माने वर्ष से कम में ही उसको कह देना चाहिए। ये सब बातें कहाँ आती हैं? तो अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत आती है। ऐसा बुधई माने विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे अब यहाँ भरत जी के वाक्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उक्तम ही मुनिना, मुनिना अर्थात भरत मुनि, भरत मुनि ने भी कहा है कि अंकच्छेदे कार्यम मासकृतं वर्ष संचितं वापि तत्सर्वं कर्तव्यं वर्षादूर्ध्वं न तु कदाचित्। अंकच्छेदे कार्यम मासकृतं वर्ष संचितं वापि तत्सर्वं कर्तव्यं वर्षादूर्ध्वं न तु कदाचित्। अब अर्थ अगर नहीं भी ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पंक्ति ज़्यादा पूछता है, पंक्ति पूछ लेगा और ये पूछ लेगा कि ये किसका लक्षण है। तो ये मुनि जी कह रहे हैं कि जो कथा क्या होती है, मास पर्यंत की हो अथवा वर्ष पर्यंत की है, उसे अंकच्छेद माने विष्कंभक आदि जो ये अर्थोपक्षेपक हैं इनमें सूचित करें। ठीक है, कथा को वर्ष से अधिक समय तक मत करें। तत्सर्वम कर्तव्यम, उसको कर लेना चाहिए। किसमें? ये अर्थोपक्षेपकों के अंतर ही। वर्षादूर्ध्वम न तु कदाचित, वर्ष से ऊर्ध्व माने वर्ष से अधिक की कथा को कभी दिखलानी नहीं चाहिए। अंकच्छेदे कार्यम मासकृतम, ठीक है ना। और वर्ष संचितम वापि, अगर वर्ष पर्यंत का है तो उसे मास पर्यंत में ही, वर्ष पर्यंत अथवा मास पर्यंत की जो कथा है उसे अंकच्छेदे कार्यम, अंकच्छेद में ही कर लेना चाहिए। माने जो विष्कंभक आदि अर्थोपक्षेपक हैं उनमें ही कर लेना चाहिए। तत्सर्वम कर्तव्यम अंकच्छेदे, अंकच्छेद में ही उन सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्षाद ऊर्ध्वम न तो कदाचित, वर्ष से जो ऊर्ध्व होता है ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब साल भर से अधिक की जो घटनाएं हैं, अब उनको अगर आप साल भर से अधिक समय में ही दिखलाएंगे तो ये बात ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब आगे उसके भेद को बतलाते हैं कि अर्थोपक्षेपक के कितने भेद होते हैं। तो कह रहे हैं दिनावसाने कार्यम यद्दिने नैवोपपद्यते अर्थोपक्षेपकैर्वाच्यम अंकच्छेदम विधाय तत्। थोड़ा सा एक श्लोक और है, उसे भी पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर उसके भेद को बतलाएंगे। पहले कह रहे हैं कि दिनावसाने कार्यम यद दिने नैवोपपद्यते अर्थोपक्षेपकैर्वाच्यम अंकच्छेदम विधाय तत्। बात वही है, केवल शब्द अलग हो गए हैं। ये कहना यही चाहते हैं कि जैसे 14 वर्ष तक राम जी का वनवास हुआ था तो उसमें विराध आदि की जो कथाएं हैं वो क्या हुई थी, उनको वर्ष पर्यंत अथवा मास पर्यंत अथवा 2 दिन 4 दिन में ही सूचित कर दिया गया है। आपने रामायण अगर देखा होगा तो उसमें इसी प्रकार से बतलाया गया है। दिनावसाने कार्यम यद दिने नैवोपपद्यते अर्थोपक्षेपकैर्वाच्यम अंकच्छेदम विधाय तत्। वही जो मुनि जी ने बात कही है वही बात इनका भी कहना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं तो उसको थोड़े में ही कह देना चाहिए। और इसके बाद फिर हम इसके भेदों को देखते हैं। अब कहते हैं अर्थोपक्षेपक के भेद। तो ये कहते हैं कि अर्थोपक्षेपकाः पंच विष्कंभक प्रवेश की चुलिका अंकावतारो अथ स्याद अंक मुखम इत्यपि। ठीक है, अर्थोपक्षेपकाः पंच अर्थोपक्षेपक होते हैं। कौन कौन से? तो विष्कंभक हो गया, प्रवेशक हो गया, और चूलिका, अंकावतार और अंकमुख, ये 5 क्या होते हैं? अर्थोपक्षेपक होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब इतनी छोटी बातें भी अगर नहीं पता होंगी तो फिर आप
क्या एग्जाम में बैठेंगे, इसलिए मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें अवश्य पता होंगी। तो अर्थोपक्षेपका पंच, 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। अब इन्हीं पांचों का लक्षण हम देखेंगे और उदाहरण तो मैं अपने से बताता जाऊंगा। मैंने उदाहरण इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उदाहरणों की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, मैं बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, इतने में ही, कोई बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता आप लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले था विष्कंभक, तो हम सबसे पहले विष्कंभक का उदाहरण देखेंगे, ठीक है। पहले वो देखेंगे परिभाषा। कहते हैं वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। वृत्तवर्तिष्यमाणानां, पंक्ति पर बहुत फोकस रखिए, पंक्ति ही पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ पंक्ति का खूब पाठ करिए। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो नए हैं, जिनको ढूंढने में तकलीफ हो रहा है, जिन्होंने पूरा साहित्य दर्पण नहीं पढ़ रखा है, उनको बड़ी आसानी से पंक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, इसीलिए हम छांट छांट के पंक्तियों को ले आए हैं, इसलिए पंक्ति पर विशेष फोकस रखिए। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः, संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभ आदावंकस्य दर्शितः, मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः, शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यमकल्पितः। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः, संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभः आदावंकस्य दर्शितः, मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः, शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यमकल्पितः। सबसे पहले तो देखिए कि वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः, जो भूत और भविष्य की भावी घटनाएं हैं, ठीक है ना। जो वृत्त और वर्तिष्य, वृत्त अर्थात जो बीत चुकी हैं, ठीक है, बीते हुए, और जो आने वाले भविष्य के कथांश हैं, उनको जो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दे। कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु, संक्षिप्त अर्थ को जो प्रकट करे उसी को कहते हैं विष्कंभक। आदौ अंकस्य दर्शितः, इसे अंक के आदि में, अंक के प्रारंभ में ही प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी अंक में हो सकता है, अंक के प्रथम में ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने शाकुंतलम में देखा होगा, जिन्होंने शाकुंतलम पढ़ा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो दुर्वासा जी आते हैं, पहले अनसुया और प्रियंवदा पुष्पों का चयन करती रहती है, फिर दुर्वासा जी आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि भाई कोई अतिथि आया है, आप लोग आइए बाहर। तो ये तो यहाँ फूल चयन कर रही हैं, तो कहते हैं कि शकुंतला कुटिया में बैठ कर के पति का ध्यान कर रही थी, दुष्यंत जी का, तो उसने सुना ही नहीं, तो दुर्वासा जी उसको साप दे करके चले जाते हैं। बाद में प्रियंवदा जाती है, उनको मनाती है, वगैरह वगैरह सारी बातें होती हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि भविष्य में राजा शकुंतला को भूलेंगे और कथा एक दूसरी तरफ मोड़ लेगी, कहानी एक दूसरी तरफ जाएगी। इस भविष्य की घटना को पहले ही चतुर्थ अंक में बता दिया गया है, तो वो किसके द्वारा बतलाया गया? विष्कंभक के द्वारा बतलाया गया, ठीक है। तो ये क्या है? विष्कंभक है। तो वही कह रहे हैं कि वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः, जो वृत्त और वर्तिष्य अर्थात भूत और भविष्य की जो भावी घटनाएं हैं, उनके कथांशानां, कथांशों का जो संक्षिप्तार्थस्तु, संक्षिप्त अर्थों में जो वर्णन कर दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? विष्कंभक। और ये आदौ अंकस्य दर्शितः, अंक के आदि में इसका प्रदर्शन किया जाता है, किसी भी अंक में हो। अब ये जो विष्कंभक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध विष्कंभक और एक होता है मध्यम विष्कंभक। तो जो शुद्ध विष्कंभक होता है उसमें कहते हैं कि मध्येन मध्यमाभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजितः शुद्धः स्यात्। जो मध्यम, दोनों मध्यम पात्र अगर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो वहाँ पर शुद्ध विष्कंभक होता है, ठीक है। और अगर नीच पात्र, मध्यम अथवा नीच अथवा दोनों नीच पात्र हैं, तो वहाँ पर मध्यम जो विष्कंभक होता है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो शुद्ध विष्कंभक होता है। शुद्ध विष्कंभक को आपने मालती माधवम में जिन्होंने पढ़ा होगा, जो प्रकरण ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। स्मशान में कपोत कुंडला का जो वर्णन करते हैं उसमें क्या है? संकीर्ण विष्कंभक है, ठीक है ना।
तो वहाँ ये संकीर्ण विष्कंभक है, जहाँ पर नीच और मध्यम पात्र कल्पित होते हैं, नीच और मध्यम पात्र के बीच में वार्तालाप होता है, वहाँ संकीर्ण विष्कंभक होता है। तो दो विष्कंभक हैं, एक शुद्ध है एक संकीर्ण है, ठीक। तो जो मध्यमेन मध्यमाभ्याम वा पात्राभ्याम संप्रयोजितः, जो मध्यम पात्रों के मध्य में वार्तालाप होती है उसको शुद्ध विष्कंभक कहते हैं, और जो नीच और मध्यम के बीच में वार्तालाप होती है, नीच पात्र हो मध्यम पात्र हो, उसमें संकीर्ण नाम का विष्कंभक होता है। तो संभवतः आपको विष्कंभक समझ में आ गया। पाठ एक बार फिर से कर लीजिए। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभ आदावंकस्य दर्शितः मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा अर्थोपक्षेपक है वो कौन सा है? प्रवेशक। तो प्रवेशक के विषय में भी यहाँ बतलाते हैं कि प्रवेशकोनुदात्तोक्ता नीच पात्र प्रयोजितः अंकाद्वयांतर विज्ञेयः शेषं विष्कंभके यथा प्रवेशकोनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयांतर विज्ञेयः शेषं विष्कंभके यथा। देखो, प्रवेशको अनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः, जो प्रवेशक होता है वो नीच पात्रों के मध्य में ही किया जाता है। ठीक है। नीच युक्ति से जो नीच पात्र से प्रयोजित अर्थोपक्षेपक है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवेशक कहते हैं। ठीक है। प्रवेशकोनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः। अब ये होता कहाँ है? तो अंकाद्वयांतर विज्ञेयः, दो अंकों के मध्य में होता है। ठीक है। अंकाद्वयांतर विज्ञेयो। ठीक है। तो दो अंकों के, ये कहाँ होता है? अंकाद्वय के अंत माने लास्ट में, दो अंकों के अंत में होता है। अंकाद्वय माने अंकद्वय के अंत में होता है। और तो कहते हैं शेषम विष्कंभके यथा, बाकी जितने लक्षण है वो विष्कंभक के जैसे ही है। अब देखो, विष्कंभक में क्या था? विष्कंभक में क्या बतलाया गया था कि विष्कंभक जो होता है वो अंक के आदि में होता है, और प्रवेशक कहाँ होता है? अंकाद्वयांत, दो अंक के अंत में होता है। विष्कंभक किसी भी अंक में हो सकता है, ये दो अंकों के मध्य में ही हो सकता है। ठीक है। और उसमें क्या था कि उसमें मध्यम पात्र भी वार्तालाप करते थे, और ये मात्र नीच पात्रों के मध्य में ही होता है। तो प्रवेशक और विष्कंभक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। शेषम विष्कंभके यथा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम विष्कंभक में यहाँ पढ़े थे कि वृत्त वर्तिष्यमाणानाम कथांशानाम निदर्शकः, तो ये वृत्त और वर्तिष्यमाणानाम जो कथांशानाम है और उसका जो संक्षिप्तार्थस्तु है, इसकी अनुवृत्ति हम लेकर के चले आएंगे प्रवेशक में। अर्थात प्रवेशक भी जो होता है वो वृत्ति वर्तिष्यमाणा नाम होता है, अर्थात भूत और भविष्य की घटनाओं को बताने वाला होता है प्रवेशक भी, और संक्षिप्त अर्थ में। क्यों? क्योंकि वहां लक्षण में लिखा है कि संक्षिप्तार्थस्तु, संक्षिप्त अर्थ को जो बतलाए। ठीक है। तो ऐसा प्रवेशक भी होता है। अंतर मात्र इतना है कि उसमें मध्यम पात्र भी होते हैं, इसमें मात्र नीच पात्र होते हैं। वो अंक के प्रारंभ में होता है, किसी भी अंक में हो सकता है, और ये दो अंकों के अंत में होता है। ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप पूछना चाहें तो वेणी संहार को देख लीजिए। वेणी संहार में जो अश्वत्थामा अंक है उसमें राक्षसों की जो जोड़ी है उसका जो वार्तालाप होता है, वहाँ पर जो प्रवेशक का वर्णन किया गया है वो दर्शनीय है, वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा हमारा अर्थोपक्षेपक है वो है चूलिका। चूलिका को याद करना और आसान है। इसमें केवल एक पंक्ति है कि अंतर्जवनिका संस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका। अंतर्जवनिका संस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका। भाई चूलिका किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं जहां पर्दे के भीतर रहे हुए पात्रों से वस्तु की सूचना होती है वहां पर चूलिका होती है। अंतर्जवनिका संस्थैः, जो जवनिका के अंदर में स्थित होकर के सूचनार्थस्य, सूचना को बोधित कर रहे हों, वही क्या है? चूलिका है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। जैसे अगर आपको उदाहरण देखना है तो वीर चरित्र एक ग्रंथ है, उस वीर चरित्र के चौथे अंक को देखिए। उसमें क्या होता है? चौथे अंक के आदि में ही नेपथ्य से ही वो कहता है, हे वैमानिके रंगभूमि में
मंगलों को प्रवृत्त करे इत्यादि का बातें पर्दे के पीछे से होती है। ठीक है, वो पर्दे के पीछे से ही कहते हैं कि राम ने तो परशुराम को जीत लिया है। इस प्रकार से पर्दे के पीछे से ही पात्रों को क्या किया जाता है, पात्र क्या सूचना देते हैं, तो वो चूलिका के अंतर्गत आता है। जो क्या है, तो अंतर जवनिका संस्था, जवनिका के अंदर में स्थित होकर के जो सूचनार्थ से सूचना को बोधित कराया जाता है उसी को चूलिका कहा जाता है। और भी कई जगह है, शाकुंतलम में भी आपने देखा होगा, जब महाराज दुष्यंत उस मृग के पीछे दौड़ते हैं तो वो अंदर से पर्दे के पीछे से ही कहते हैं कि अरे न हंतव्यो न हंतव्य आश्रम मृगोयम। फिर तो पर्दे के पीछे से ही क्या होता है, वो आवाज आती है, तो वो क्या चूलिका के अंतर्गत कहलाया जाता है। तो वो तीसरा अर्थोपक्षेपक। अब हम जो चौथा अर्थोपक्षेपक है कौन सा, अंकावतार। अंकावतार की तरफ चलते हैं। तो अंकावतार का लक्षण करते हुए विश्वनाथ जी ने लिखा है कि अंकांते सूचितः पात्रैः तदंकस्या विभागतः यत्रांको वतरत्येषो अंकावतार इति स्मृतः। संभवतः हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी और अब धीरे से थोड़ा बात समझ में आई है, इसलिए आप लोगों को शायद स्पीड में समझ में कम आएगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए थोड़ा मैं धीरे कर दे रहा हूँ। कह रहे हैं अंकांते सूचितः पात्रैः तदंकस्या विभागतः यत्रांको वतरत्येषो अंकावतार इति स्मृतः। अंकावतार किसको कहते हैं, ठीक, इसको हम लोग बहुत विस्तार में, हमको कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, हम लोग जितनी भी जानकारी लेंगे वो एकदम शॉर्टकट में ही लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि अंकांते सूचितः पात्रैः, अंकांते, अंक के अंत में जो पात्रों से सूचित जो दूसरे अंक का अवतीर्ण होता है, माने पहले ही अंक के अंत में दूसरे अंक में क्या होना है, ऐसी बात को जो पहले ही पात्र बता देते हैं। अंकांते सूचितः पात्रैः तदंकस्या विभागतः, ठीक, यत्रांको वतरत्येषो अंकावतार इति स्मृतः। उसी को हम क्या कहते हैं, अंकावतार कहते हैं। ठीक, अगले अंक में क्या होना है वह पहले ही अंक में जो कह दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अंकावतार। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में ही देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक से पात्र से यह सूचित है 6वां अंक कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अंकावतार नाम का अर्थोपक्षेपक मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत विशेष समझने की बातें भी नहीं हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अंकांते सूचितः पात्रैः, अंक के अंत में पात्रों से जो सूचित हो रहा है, तदंकस्या विभागतः यत्र अंकोवतरत्येषो अंकावतार इति स्मृतः। ठीक, ज़्यादा फोकस आप पाठ करने पर करिए, पाठ अगर शुद्ध रहेगा, श्लोक याद रहेंगे, कारिकाएँ याद रहेंगी, तो कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं हो पाएगा। कारिका नहीं याद रहेगी तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जो 5वां अर्थोपक्षेपक है कौन सा, अंकमुख। ठीक है, अंकमुख की चर्चा करते हुए कहते हैं विश्वनाथ जी कि यत्र सादंक एकस्मिन् अंकानां सूचनाखिला तदंक मुखमित्याहु बीजार्थख्यापकंच तत्, बीजार्थख्यापकंच तत्, क्या आहु, तो कह रहे हैं तद अंकमुखम इति आहु, उसको अंकमुख कहते हैं। किसको, यत्र स्यादंक एकस्मिन् अंकानां सूचनाखिला, जहाँ पर क्या होता है, एक अंक में सब अंकों की समग्र सूचना होती है। ठीक है, और जो क्या होता है, तो वही कहते हैं कि बीजार्थख्यापकम च तत्, बीज रूप में, बीजभूत में अर्थ को वो क्या कर देता है, प्रतिपादित कर देता है, उसी को अंकमुख कहते हैं। इसमें क्या था, अंकावतार में, अंकावतार में अगले अंक में क्या कथा होनी है, अंकांते सूचितः पात्रैः तदंकस्या विभागतः यत्रांकोवतरत्येषो अंकावतार इति स्मृतः। इसमें अगले अंक में क्या होना है उस बात को ठीक उसके पहले वाले अंक के अंत में कह दिया जाता है। लेकिन अंकमुख जो है, अंकमुख में क्या होता है कि एक ही अंक में संपूर्ण कथानक को लपेट लिया जाता है, संपूर्ण कथानक को वही बता दिया जाता है कि
आगे आगे जो अंक आएंगे उसमें कैसे कैसे क्या होना है। यत्र स्यादंक एकस्मिन अंकानाम सूचना अखिला, अखिल सूचना अंकानाम, एक ही अंक में जहां पर क्या कर दिया जाए, बतला दिया जाए। बीजार्थख्यापकम च तत्, और वो बीज रूप में जो अर्थ का क्या करे, प्रतिपादन कर दे, उसी को क्या कहते हैं, तद अंकमुखम इति आहु, उसी को हम क्या कह देते हैं, अंकमुख कह देते हैं। उदाहरण अगर आप हमसे पूछेंगे तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप मालती माधवम को देख लीजिए। मालती माधवम के प्रथम अंक में आदि में ही जो कामंद की और वो कौन था, कामंद की और अवलोकिता ने जो पीछे तत्तद्वेष लेने वाले जो भूरिवसु हैं, भूरिवसी आदियों का जो वो उपाख्यान है, वो सारी बातें हैं, उसको उन्होंने पहले ही बतला दिया है। ठीक है, मालती माधवम का प्रथम अंक आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन हमने इसलिए बता दिया ताकि जो मालती माधवम पढ़े हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े हैं, ये सब ग्रंथ जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको ये बातें समझ में बड़ी आराम से आ जाए और वो ये बात समझ जाएं कि हाँ, यहाँ पर ये अर्थोपक्षेपक निहित किया गया है। तो एक बार फिर से सारे अर्थोपक्षेपकों का फटाफट हम लोग पाठ कर लेते हैं। लिखा है कि वृत्तिवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावंकस्य दर्शितः मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः। प्रवेशक को देख लीजिए। प्रवेशको नोदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयान्तर विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा अंतर्जवनिका संस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका अंकान्तेषु चितः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः यत्राङ्कोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः यत्र स्यादङ्क एकस्मिन्नङ्कानां सूचनाखिला तदङ्कमुखमित्याहुर्बीजार्थख्यापकं च तत्। तो इस प्रकार से अर्थोपक्षेपक हो गया है। ठीक है, अर्थोपक्षेपक के बाद अब आती है अर्थ प्रकृतियाँ। अर्थ प्रकृतियों का भी बहुत ही विशेष स्थान है। प्रयोजन की सिद्धि के कारण कहलाते हैं ये। ठीक है, प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण हैं, इन्हीं से क्या होता है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। उसी बात को यहाँ पर विश्वनाथ जी कहते हैं अपनी कारिका में। उन्होंने लिखा है कि बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च, यहाँ कार्य होना चाहिए था, काय लिखा है। अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। कहते हैं कि जो अर्थ प्रकृतयः है, अर्थ प्रकृतियाँ जो हैं वो पंच माने पांच होती हैं। कौन कौन सी? तो कह रहे हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये पांच प्रकार की क्या होती हैं? अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। देखो, पांच ही अर्थोपक्षेपक थे। कौन कौन से? तो विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। अंकमुख अंकाश से एक ही है। तो ये पांच हमारे क्या थे? अर्थोपक्षेपक थे। अब पांच ही अर्थ प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। यहाँ काय लिखा है, मैं बार बार कार्य बोल रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अब ये क्या है? अर्थ प्रकृतयः पंच, यहाँ भी अर्थ लिखा है, अर्थ है। अर्थ प्रकृतयः पंच, ये पांच अर्थ प्रकृतियां हैं। ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। यथा विधि ज्ञात्वा माने जान करके इनको योज्या अर्थात योजना इनकी करनी चाहिए। मूल पंक्ति में विश्वनाथ जी ने लिखा है, आप लोग जब ग्रंथ देखेंगे तो उसमें लिखा है वृत्ति में कि अर्थ प्रकृतयः प्रयोजन सिद्धि हेतवः। प्रयोजन की सिद्धि में जो हेतु होता है उसी को अर्थ प्रकृति कहते हैं। तो ये बात हमने यहाँ उद्धृत नहीं किया है, चूँकि वो वृत्ति थी और हम केवल कारिकाओं को लेकर के आए हैं, तो आप लोग उस बात को वहाँ से जरूर ग्रहण कर लें। तो बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थः प्रकृतयः पंच। अर्थ प्रकृतयः पंच
ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। ठीक है, अब अलग अलग हम देखेंगे बीज किसको कहते हैं, बीज किसको कहते हैं, बिंदु किसको कहते हैं, पताका किसको कहते हैं, प्रकरी क्या है और कार्य क्या है, इन पांचों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है बीज की। कह रहे हैं कि अल्पमात्रम समुद्दिष्ट बहुधा यद्विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजम तदभिधीयते। देखो आप साधारण रूप में समझ लीजिए कि जैसे हम कोई पेड़ उगाना होता है तो पहले बीज डालते हैं, फिर वो बिंदु रूप में निकलता है, फिर वो पताका रूप में परिणित होता है। बिंदु माने थोड़ा सा उसके अंकुर वगैरह निकले, और फिर पताका माने लहराया, फिर प्रकरी अर्थात उसमें फूल वगैरह लगे, और फिर कार्य हो गया माने फल की प्राप्ति हमको हो गई। तो यही है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। पहले बीज का वपन हुआ। अब वो बीज क्या है, संपूर्ण वृक्ष और फल के प्रति कारण कौन है, बीज ही तो है। अगर बीज ही नहीं रहेगा, बीज का हम भूमि में वपन ही नहीं करेंगे, मिट्टी में बीज ही नहीं डालेंगे, तो बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य ये सब नहीं हो सकते हैं। तो पहले बीज होगा, बीज से बिंदु का निर्माण होता है। ये हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। हाँ, अब अलग अलग जब हम व्याख्या देखेंगे तो उसमें भी हम आपको अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से उदाहरण को बतलाते हुए चलेंगे। तो अब सीधे हम लोग पहुंचते हैं बीज में। बीज का क्या लक्षण है, तो बीज का लक्षण करते हुए इन्होंने लिखा है कि अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद्विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजम तदभिधीयते। बीजम तद अभिधीयते, उसको बीज कहा जाता है। किसको, तो कहते हैं कि जो शुरू से अल्पमात्र में, शुरू से ही अल्पमात्रम समुद्दिष्ट, अल्पमात्र में ही जो अंकुरित होकर के, उद्दिष्ट होकर के, और बहुधा यद विसर्पते, बहुधा माने बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से जो विस्तार को प्राप्त होता है। यद विसर्पति, विसर्पति अर्थात विस्तार को प्राप्त होना। बहुधा यद विसर्पते अर्थात बहुत प्रकार से विस्तारता को जो प्राप्त करता है। और फलस्य प्रथमो हेतु, फल का जो सबसे प्रथम हेतु है, फल का जो पहला हेतु है, कारण है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीजम तद अभिधीयते। तद माने उसी को हम बीजम इत्यभिधीयते, बीज कहते हैं। जैसे अगर आप पूछेंगे तो रत्नावली को देख लीजिए। जो भाग्य की अनुकूलता है, उस अनुकूलता से युक्त जो योगंधरायण है, उस योगंधरायण का व्यापार वत्सराज जो उदयन है, उन उदयन का रत्नावली की प्राप्ति में कारण है। ठीक है ना। तो योगंधरायण का जो व्यापार है, वो व्यापार ही उदयन और रत्नावली को मिलाने का क्या है, कारण है। जो उदयन रत्नावली को प्राप्त कर लेते हैं उसमें कारण है। तो ये कैसे बोधित हुआ, ये कैसे पता चला, तो वो बीज के कारण। उसमें कौन सी अर्थ प्रकृति है, तो बीज नाम की अर्थ प्रकृति है। ठीक, बिंदु को देखते हैं तो कह रहे हैं अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम। अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम। जो अवांतर कथा होती है, अवांतर कथा के अवांतरार्थ विच्छेदे, अवांतर कथा के विच्छेद में जो अविच्छेद का कारण होता है, उसी को हम बिंदु कहते हैं। अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु, बिंदु क्या कर देता है, अच्छेद कारणम। अवांतर कथा का जो विच्छेद है, उस विच्छेद का अविच्छेद जो करता है, उसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। जैसे रत्नावली में ही देख लीजिए, कामदेव की पूजा की समाप्ति में जो कथार्थक विच्छेद हो रहा था, ऐसा कथार्थक विच्छेद होने पर उदयनस्येन्दोरिवो द्विक्षते इत्यादि पद्य सुन करके जो सागरिका है, वो हर्ष के साथ क्या करती है, अरे ये वे कैसे उदयन राजा हैं, ऐसा सागरिका का यह जो कथन है, वो अवांतर कथा का क्या है, अविच्छेद कर रहा है। माने बीच में जो कथाएं घुसी पड़ी हैं, उन घुसी पड़ी कथाओं को हटा करके फिर उसी कथा पर ले आना, ये क्या हो जाता है, बिंदु का कार्य है। ठीक, तो अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम। अवांतरार्थ, अवांतर जो कथा है, उस अवांतर कथा का जो मुख्य कथा में विच्छेद हो रहा है। देखो, अवांतर कथा और मुख्य कथा दो होती हैं। जैसे रामायण चल रही है, अब रामायण क्या है, मुख्य कथा है। अब उसमें बाली सुग्रीव का प्रसंग आ गया, ये क्या आ गई, अवांतर कथा आ गई। अब ये अवांतर कथा ही तो है भाई, बाली सुग्रीव की कथा का राम कथा से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी को, सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रखा है और सुग्रीव को मार के भगा दिया है,
इससे राम कथा से कोई लेना देना नहीं है, ये अवान्तर कथा होगी। लेकिन उस कथा का अविच्छेद करके, उस कथा को धीरे से मोड़ करके कि हाँ भाई अब चलो सीता की खोज की जाए, ऐसा करके जो कार्य करता है वो बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। आप लोगों को जिस प्रकार से भी आसानी से समझ में आ जाए वही कार्य हम करना चाहते हैं। तो अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम, अवान्तर जो कथा है वो कथा जो विच्छेद कर रही है उस कथा के अविच्छेद का जो कारण होता है उसी को हम कहते हैं बिंदु। अब आ गई पताका। कह रहे हैं व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताकेत्यभिधीयते, पताका इत्यभिधीयते, व्यापि प्रासंगिकं वृत्तम पताकेत्यभिधीयते, व्याप्ति प्रासंगिकम वृत्तम। ये पताका शायद एक दो बार पूछ भी चुका है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। जो क्या है, तो व्यापि माने व्यापक और प्रासंगिक जो वृत्त है, जो व्यापक है और कैसा है, प्रासंगिक जो वृत्त है, चरित्र है, उसी को हम क्या कहते हैं, पताका इति अभिधीयते, उसी को हम पताका कहते हैं। आगे और भी बतला रहे हैं कि पताका नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलांतरम गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते, पताका नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलांतरम गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। कह रहे हैं कि जो पताका का नायक होता है, पताका का जो नायक होता है, उस नायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता है। ठीक है ना। जो पताका का जो नायक है उसका अपना कोई भिन्न फल नहीं होता है। गर्भ और विमर्श, कहना गर्भे संधौ विमर्शे वा, गर्भ संधि अथवा विमर्श संधि में ही उसका क्या हो जाता है, निर्वाहस्तस्य जायते, उसका निर्वाह कर लिया जाता है। पताका नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलांतरम, पताका का जो नायक है, पताका के नायक का अपना भिन्न फल नहीं होता है। गर्भे संधौ विमर्शे वा, गर्भ संधि अथवा विमर्श संधि में ही निर्वाहस्त से जायते, उसका क्या कर लिया जाता है, निर्वाह हो जाता है। उसको अलग से, उसका अलग से कोई भी फल नहीं होता है। जैसे सुग्रीव आदि की राज्य प्राप्ति इत्यादि कार्य हैं, जैसे हमने पीछे बताया है। तो ये क्या है, ये पताका कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने व्याख्या में मुनि जी का भी एक पंक्ति दिया है जिसको हमने उद्धृत नहीं किया है, वो आप ऐसे ही सुन लें कि इन्होंने लिखा है कि आगर्भाद्वा विमर्शाद्वा पताका विनिवर्तते। आगर्भाद्वा विमर्शाद्वा, जो गर्भ संधि है और विमर्श संधि है, गर्भ संधि के पूर्व जो विमर्श संधि है, उस गर्भ संधि के पूर्व और विमर्श संधि के पूर्व पताका समाप्त हो जाती है। माने गर्भ संधि और विमर्श संधि के पश्चात पताका का कोई कार्य नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि गर्भे संधौ विमर्शे व निर्वाहस्तस्य जायते, पताका का जो निर्वाह होता है वो गर्भ संधि और विमर्श संधि के अंतर्गत हो जाता है। तो अलग से अब ये रह ही नहीं सकता, क्योंकि गर्भ और विमर्श अगर नहीं रहेंगे तो पताका कैसे रहेगा। इसलिए भरत मुनि ने लिखा है कि आगर्भाद्वा विमर्शाद्वा पताका विनिवर्तते, जो गर्भ संधि है और जो विमर्श संधि है इसके पूर्व ही पताका समाप्त हो जाती है। इसीलिए विश्वनाथ जी ने ये पंक्ति लिखी, क्योंकि इसमें मुनि जी अथवा मुनि जी मतलब भरत मुनि इसमें प्रमाण हैं। उन्होंने लिखा है कि आगर्भाद्वा विमर्शाद्वा पताका विनिवर्तते, तो इस प्रमाण के अनुसार इन्होंने भी ये बात लिख दी है। अब पताका के पश्चात हमारा जो प्रकरण आता है वो किसका आता है? प्रकरी का। प्रकरी में लिखा है कि प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता प्रकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीयम फलांतरम, इसका भी अपना कोई फल नहीं है। प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता प्रकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीयम फलांतरम। प्रकरी के विषय में भी ये बतला रहे हैं कि जो प्रसंग से आता है, ऐसे प्रासंगिकम प्रदेशस्थम, प्रदेशस्थम माने एक प्रदेश में जो स्थित है, तो प्रसंग से आया हुआ जो एक देश स्थित क्या चरितम, जो चरित्र है उसी को प्रकरी कहा जाता है। प्रकरी मता प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम,
प्रसंग से आया हुआ जो एक देश है, ठीक, एक देश स्थित जो क्या है, एक देश स्थित, एक देश में रहने वाला जो चरितम माने चरित्र है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकरी। प्रकरी नायकस्य स्यान्न न स्वकीयम फलांतरम। और जो प्रकरी का नायक होता है उस नायक का भी अपना भिन्न फल नहीं होता है। ये बात यहाँ समझने वाली है। तो कैसे, जैसे जटायु हो मोक्ष प्राप्ति, इन्होंने उदाहरण के रूप में लिखा है, जटायु की जैसे मोक्ष प्राप्ति। अब जटायु की जो मोक्ष प्राप्ति है वो प्रकरी है वहाँ पर, क्यों? क्योंकि प्रासंगिक है, वो प्रसंग से आया हुआ है और प्रदेशस्थम चरितम है, प्रदेश के एक देश में स्थित, एक देश में स्थित वो चरित्र है। और बाकी उसके आगे पीछे जटायु जी से कोई लेना देना नहीं है। मात्र सीता जी जा रही थी, रावण से उनका युद्ध हुआ जटायु जी का, फिर रावण ने उनको घायल कर दिया, राम जी आए, वो मारे गए। तो ये क्या है, प्रकरी है। वही कह रहे हैं कि प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता प्रकरी नायकस्य स्यान् न स्वकीयम फलांतरम। प्रकरी का कोई अलग से फल, प्रकरी का जो नायक है, प्रकरी नायकस्य, प्रकरी का जो नायक है उसका अलग से कोई भी फल नहीं है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ भी ये बात आई हुई है पताका में कि पताका के लिए भी कहते हैं कि पताका नायकस्य स्यान् न स्वकीयम फलांतरम। पताका का जो नायक होता है उसका स्वयं का कोई फल नहीं होता है। और प्रकरी के विषय में भी यही बात कह रहे हैं कि कहाँ गया, प्रकरी नायकस्य स्यान् न स्वकीयम फलांतरम। तो ये दोनों बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर पांचवी बात आती है, जो हमारा पांचवा अर्थ प्रकृति है, कौन, कार्य। देखिए हमने 5 अर्थोपस्थापक पढ़ लिए, अब 5 अर्थ प्रकृतियों को पढ़ रहे हैं। तो 5वां नंबर का हमारा क्या है, कार्य। कार्य के बारे में कहते हैं कि अपेक्षितम तु यत् साध्यम आरंभो यन्निबंधनः समापनम तु यत् सिद्धौ तत्कार्यम इति सम्मतम। अपेक्षितम तु यत् साध्यम आरंभो यन्निबंधनम समापनम तु यत् सिद्धौ तत्कार्यम इति सम्मतम। तत् माने यही कार्य है, ऐसा सम्मत है, माने सभी को मान्य है। अपेक्षितम तु यत् साध्यम, ठीक है। यहाँ ये बतलाते हैं कि जो साध्य क्या है, अपेक्षित है। अपेक्षितम तो यत् साध्यम, जो साध्य क्या है, अपेक्षित है। और तो कह रहे हैं कि आरंभो यन्निबंधनम, और जो आरंभ से ही, जिसका जो मतलब आरंभो यन्निबंधनम, जिसका आरंभ ही उसी के लिए हुआ है, जिसके लिए उसका आरंभ हुआ। यन्निबंधनम माने जिसके बंधन के लिए, जिसकी सिद्धि कराने के लिए उसका आरंभ हुआ है। समापनम तो यत् सिद्धौ, और जिसकी सिद्धि में जो समाप्त हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। सॉरी, तत्कार्यम इति सम्मतम, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। देखो हम कोई भी चीज़ किसी लक्ष्य को लेकर के करते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो उसकी प्राप्ति में अपेक्षितम तु यत् साध्यम, जो साध्य अपेक्षित होता है, और यन्निबंधनम आरंभ, और जिसके लिए आरंभ किया जाता है, और समापनम तु यत् सिद्धौ, जिसके प्राप्त हो जाने पर, यत् सिद्धौ माने जिसकी सिद्धि हो जाने पर समापन हो जाता है, वही कार्य कहलाता है। ठीक है। अब जैसे हम इलाहाबाद जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए उद्यम करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपेक्षितम तु यत् साध्यम, साध्य हमारा क्या है, प्रयागराज पहुंचना। और पहुंचने के लिए यन्निबंधन आरंभ, हमने जो गमन क्रिया की तो किसके लिए की, प्रयागराज पहुंचने के लिए। और समापनम तु यत् सिद्धौ, समापन क्यों हो जाएगी, क्योंकि सिद्धि की प्राप्ति हो गई, हम प्रयागराज पहुंच गए तो समाप्त हो गया। तो जो प्रारंभ होता है जिसके लिए होता है, और उस प्राप्ति पर जो समाप्त हो जाता है, वही कार्य कहलाता है। भाई हम साध्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, साध्य प्राप्त हो जाए इसके लिए कार्य आरंभ करते हैं, और साध्य की प्राप्ति होने पर कार्य का समापन कर देते हैं, तो कार्य यही कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये पांचों चीजें भी पढ़ ली। एक बार हम इसका भी पाठ कर लेते हैं। कहते हैं कि अर्थ प्रकृतियां पंच, बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। बीज को कहते हैं कि अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजम तदभिधीयते। ठीक, बिंदु के लिए कहते हैं कि अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। ठीक, पताका के लिए कहते हैं कि व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताकेत्यभिधीयते, पताका नायकस्य स्यान्न स्वकीयम फलांतरम,
गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। प्रकरी के लिए कहते हैं प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मताः प्रकरी नायकस्य स्यान् न स्वकीयम फलांतरम। और फिर लास्ट में कार्य के लिए कहते हैं कि अपेक्षितम तो यत् साध्यम आरंभो यन्निबंधनः समापनम तो यत् सिद्धौ तत्कार्यम इति सम्मतम। इस प्रकार से हम लोगों ने दो बातें सीख ली कि अर्थोपक्षेपक जो 5 होते हैं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख, इन 5 की हम लोगों ने बातें समझ ली। और उसके बाद जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, कौन कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। देखिए 5 अर्थ प्रकृति और 5 कार्यावस्थाओं को मिला करके ही 5 संधि होती है। इसलिए आप लोग अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था को अच्छे से समझिएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तभी हमको 5 संधियाँ समझ में आएंगी। और पंक्ति तो आपको याद करनी ही करनी है, उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए बात समझ में आएगी तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे अब कार्य के विषय में, जैसे आप रामायण में मान लीजिए रावण का वध, वही कार्य था, उसी के लिए सब कुछ हुआ। भगवान का अवतार उसी लिए हुआ, सारी लीलाएं उसी लिए हुई, रावण का वध भी उसी लिए हो गया। बात समझ में आ गई ना। हाँ, अब जो तीसरी बात है कार्यावस्था, उस कार्यावस्था पर हम चर्चा करते हैं। लिखा है कि अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ, यहाँ यल लिखा है, यल नहीं होना चाहिए, यत्न होना चाहिए, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। ये कहते हैं कि अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः, कहने का तात्पर्य है कि जो फल की इच्छा है, जो फल की इच्छा है, ऐसा इच्छा करने वालों से जो प्रारब्ध कार्य की, प्रारब्ध जो होती है, अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थी, फलार्थी जो है, फल को जो चाहने वाला है, उसका जो प्रारब्धस्य माने प्रारब्ध है, वह प्रारब्ध 5 जो कार्यावस्थाएं हैं, उन कार्यावस्थाओं पर ही डिपेंड होता है। तो वो कार्य क्या होते हैं? उन कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रारब्धस्य कार्यस्य, प्रारब्ध जो कार्य है उस कार्य की अवस्था 5 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक आरंभ है, एक यत्न है, एक प्राप्त्याशा है, एक नियताप्ति है और एक फलागम है। मूल रूप से समझिए, हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, भाई हमको परीक्षा पास करनी है मान लो। अब उस परीक्षा पास करने के लिए हम यत्न करते हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जैसे ही हम पढ़ाई करेंगे तो प्राप्त्याशा हो जाएगी, प्राप्त करने की आशा होगी कि हाँ अब मैं परीक्षा में इतना नंबर पा सकता हूँ, ये प्राप्त्याशा हो गई। फिर नियताप्ति होगा, नियताप्ति थोड़ा सा मोड़ लेता है, हमने एग्जाम दिया, थोड़े कठिन क्वेश्चन आए, ऐसा लगा पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, क्या हुआ है। फिर हम आकर के उसको मिलाते हैं और लास्ट में फलागम हो जाता है, फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसमें से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों को फल की प्राप्ति तो जरूर होगी। और भाई देखो, जितनी सीट है उतने लोगों को फल की प्राप्ति तो होगी ही। और सीट से जो इतर हैं, माने जैसे मान लो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें लगभग मान लो कि 1050 सीटें थीं, तो 1050 लड़कों का तो होना ही होना है, वो कैसे भी हो, चाहे जैसे हों, चाहे जैसे तो नहीं। अब लड़के पढ़े लिखे तो है ही हैं भाई, अगर वो फेल हो रहे हैं 35% से भी नीचे का मेरिट बन रहा है तो ऐसा थोड़ी है सरकार सेलेक्ट कर लेगी। जैसे अभी हमने कल उसमें न्यूज़ में देखा था कि उसमें पर्यटन विभाग में केवल 2 सीट निकली थी, 2 सीट में केवल 1 फॉर्म अप्लाई हुआ था, और उस एक के लिए भी कह रहे थे कि वो एक लड़का भी एलिजिबल नहीं था, उसकी भी अगर उसका भी परीक्षण जब किया गया तो वो एक लड़का भी उस सीट के योग्य नहीं था। अब पता नहीं कैसे हो गया, क्या नहीं हुआ, वो तो भगवान जाने। आगे हम लोग देखते हैं आरंभ को। आरंभ में कहते हैं ये हमारा क्या है, कार्यावस्थाएं हैं, जो 5 कार्यावस्थाएं हैं उनमें से पहली कार्यावस्था है आरंभ। आरंभ के लिए लिखते हैं विश्वनाथ जी कि भवेद आरंभ औत्सुक्यम यन मुख्य फल सिद्धये, भवेद आरंभ औत्सुक्यम यन मुख्य फल सिद्धये।
आरंभ का जो लक्षण करते हैं उसमें लिखते हैं कि जो मुख्य फल है उस मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो उत्कंठा होती है उसी को हम आरंभ कहते हैं। भवेद आरंभ औत्सुक्यम, औत्सुक्यता जो है जो किसके लिए, तो यन मुख्य, जो मुख्य फल है उस मुख्य फल की सिद्धि माने सिद्धि के लिए जो औत्सुक्य माने उत्कंठा है वह आरंभम भवेत, वही आरंभ हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आरंभ कहते हैं। और आप लोगों को हमने उदाहरण तो पहले ही बता दिया है तो विशेष उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा जो कार्यावस्था है वो यत्न है। यत्न के विषय में विश्वनाथ जी लिखते हैं कि प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारातित्वरान्वितः, प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारातित्वरान्वितः। प्रयत्न क्या है, तो कह रहे हैं कि फलावाप्तौ व्यापारा अतित्वरान्वितः, जो क्या होती है, फल प्राप्ति का जो व्यापार है, फल की हमको प्राप्ति हो जाए, इस प्राप्ति का जो विषय है, व्यापार है, उस विषय में जो अत्यंत शीघ्रता होती है, ठीक है ना, अत्यंत जो शीघ्रता होती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। माने फटाफट 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 हम अध्ययन करते रहें कि हमको किसी भी तरीके से फल की प्राप्ति हो जानी चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। आगे प्राप्त्याशा, तीसरा जो कार्यावस्था है वो क्या है, प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा आपको समझ में ही आ रही है, प्राप्ति की आशा, जिसको हम पाना चाहते हैं उसकी जो आशा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राप्त्याशा कहते हैं। प्राप्त्याशा का लक्षण करते हुए यहाँ पर विश्वनाथ जी लिखते हैं, हाँ क्या लिखते हैं कि उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः, उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। उपायापाय जो उपाय है माने कारण है, और जो अपाय है माने विघ्न है। उपाय माने कारण और अपाय माने विघ्न। उपायापाय, उपाय हो गया कारण और अपाय हो गया विघ्न। कारण और विघ्न ये जो दोनों चीज़ें हैं, माने फल को प्राप्त करने में जो कारण है और फल को प्राप्त करने में जो अपाय अर्थात विघ्न है, ऐसा कारण और विघ्न की जहाँ शंका होती है, ऐसी शंकाओं से जो प्राप्ति की संभावना है, शंकाओं से युक्त जो प्राप्त्याशा है, प्राप्ति की संभावना है, प्राप्ति संभव, प्राप्ति की जो संभावना है उसी को हम प्राप्त्याशा कहते हैं, प्राप्ति की आशा। ठीक कह रहे हैं। उपायापाय शंकाभ्याम, उपाय माने कारण और अपाय माने जो क्या है, विघ्न है उस फल की प्राप्ति करने में। ऐसे विघ्न और कारण से युक्त जो शंका है, ऐसी प्राप्ति संभव, प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं, शंका से युक्त जो प्राप्ति की संभावना है उसी को हम प्राप्त्याशा कहते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं नियताप्ति, तो कह रहे हैं अपाया भावतः प्राप्तिर नियताप्तिस्तु निश्चिता। संभवतः हमने प्रारंभ में नियताप्ति को प्राप्त्याशा बता दिया था और प्राप्त्याशा को नियताप्ति बता दिया था, तो आप लोग उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। प्राप्त्याशा का क्या है कि जहाँ पर अब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो मन में द्वंद्व होता है इसी को प्राप्त्याशा कहते हैं। और जब अपाया भावात, अपाय के अभाव हो जाने से, माने जो विघ्न है, विघ्न के समाप्त हो जाने से, जब लाइन क्लियर लगने लगे, आपकी आंसर की आ जाए, आप आंसर की मिला लिए हैं, 125 में से 115 क्वेश्चन आपके सही निकल गए हैं, तो ऐसी जो विघ्न का अभाव है, ऐसी अपाया भावतः, अपाय के अभाव पर जब प्राप्ति क्या हो जाती है, निश्चिता, प्राप्ति निश्चित हो जाती है, तो उसी को नियताप्ति ही, उसी को क्या कह देते हैं, नियताप्ति कह देते हैं। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति अगर निश्चित हो जाती है तो उसी को नियताप्ति कहा जाता है। 5वां नंबर जो कार्यावस्था है फलागम, फलागम के विषय में कहते हैं कि सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्र फलोदयः, सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्र फलोदयः। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्र फलोदयः, अर्थात जो समस्त फल है उस समस्त का समग्र फलोदय, समग्र फल का जो उदय है, समस्त फल का जो उदय है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, सा अवस्था माने वह अवस्था फलायोगः स्यात्, वो क्या कहलाती है, फलायोग कहलाती है। आद्यः समग्र फलोदयः, जो क्या है, समग्र फल का जो उदय हो रहा है कि संपूर्ण फल अब हमको
मिलने वाला, मतलब आप कुल मिलाकर के मान लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आ गया है, तो समग्र फल का क्या कर दिया है, उदय कर दिया है। तो समग्र फलोदय जो है, सा अवस्था, ऐसी जो अवस्था होती है उसी को फलायोगः माने क्या कहते हैं, उसी को हम फल कह देते हैं। ठीक, तो फलागम हो गया, फल योग माने फलागम हो गया, वही हमारा फल हो गया। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली हैं। एक बार इसका हम पाठ कर लेते हैं। जो कार्यावस्थाएं हैं, कहते हैं कि अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। आगे कहते हैं कि आरंभ क्या है, तो भवेदारंभ औत्सुक्यम यनमुख फल सिद्धये, यनमुख्य फल सिद्धये। यत्न क्या है, तो प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारात् त्वरान्वितः। प्राप्त्याशा क्या है, तो कह रहे हैं उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। नियताप्ति क्या है, तो कह रहे हैं अपायाभावतः प्राप्तिर नियताप्तिस्तु निश्चिता। फलागम क्या है, तो सावस्था, फलागम क्या है, तो कह रहे हैं सावस्था फल योग स्याद्यः समग्र फलोदयः। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। 5 अर्थोपक्षेपक कौन कौन से, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। इन पांचों के पश्चात फिर हमने अर्थ प्रकृतियां पढ़ी 5, कौन कौन सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। फिर 5 अर्थोपक्षेपक हमने पढ़े, 5 फिर कार्यावस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। उसके बाद 5 संधियां आती हैं। 5 संधियां कैसे अर्थ प्रकृति और कार्यावस्थाओं के योग से बनेंगी, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम संधियों के बारे में समझते हैं कि यथासंख्यमवस्थाभि आभिर्योगात् पंचभिः पंचधौ इति वृत्तस्य भागाः स्युः पंचसंधयः। देखिए, कहते हैं यथासंख्यमवस्थाभि आभिर्योगात् पंचभिः, 5 अभी जो हमने कार्यावस्थाएं पढ़ी हैं, उन्हीं का जो इतवृत्त है, उस इतवृत्त का जो भाग है, उसी भाग से 5 संधियों का निर्माण होता है। ठीक है ना, उसी इतवृत्त भाग से क्या होता है, 5 संधियों का निर्माण होता है। सीधा सीधे इन्होंने लिखा है कि ये जो 5 कार्यावस्थाएं हैं, इन कार्यावस्थाओं से जो संबद्ध, ठीक है ना, अवस्था भी आभिर्योगात् पंचभिः, आभिर्योगात् पंचभिः, जो 5 कार्यावस्थाएं हैं उनसे जो संबंध है, ऐसे संबंध के पंचधौ इतिवृत्तस्य भागाः, 5 जो इतिवृत्त के भाग हैं, ठीक है ना, इतिवृत्त के जो 5 भाग हैं, वही क्या है, यथासंख्यम, यथासंख्यम माने यथासंख्यम निर्देशः समानाम, अर्थात क्रम से, वही क्रम से क्या होती हैं, पंचसंधयः स्युः, 5 संधियां होती हैं। आगे कहते हैं कि अंतरैकार्थ संबंधः संधिकान्वये सति मुखम प्रतिमुखम गर्भो विमर्श उपसहृति इति पंचास्य भेदा स्युः क्रमान लक्षण मुच्यते। कहते हैं अंतरैकार्थ संबंध, इसमें होता यह है कि जैसे एक कोई कथांश है, एक प्रयोजन से अन्वित जो कोई कथा है, और वो किसी दूसरे अवान्तर प्रयोजन से अन्वित कथा है, उन दोनों का जो संबंध स्थापित होता है उसी को संधि कहते हैं। तो अनंतरैकार्थ संबंध, एक दूसरे के अनंतर जो संबंध स्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, संधि कितने होते हैं, तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति माने निर्वहण, निर्वहण संधि होती है, अथवा उपसंहार भी इसको कहते हैं। आप लोग दोनों में से जो इच्छा हो सो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 क्या होती हैं, संधियां होती हैं। अब इन्हीं को हम लोग क्रम से देखेंगे। इति पंचा अस्य भेदाः, अस्य भेदाः माने संदेह भेदा, ये संधि के 5 भेद हैं। क्रमान लक्षण उच्यते, क्रम से फिर इनका लक्षण करते हैं। तो देखते हैं हम क्रम से लक्षण। सबसे पहले आती है मुख संधि की बात। कहते हैं यत्र बीजत समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवा प्रारंभेण समायुक्ता तन्मुख परिकीर्तितम। यत्र बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवा, जहाँ पर क्या होता है, ये कहते हैं कि जहाँ पर जो बीज है, हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि जो बीज है, जहाँ अनेक अर्थ और अनेक रस हैं, यहाँ नीचे से लगाइए अन्वय तो अच्छे से लग जाएगा।
कहते हैं कि नानार्थ रस संभवा, नाना अर्थ हैं और नाना रस हैं, अनेक अर्थ हैं और अनेक रस हैं। इनको जो सूचित करने वाला, इनको जो सूचित करता है बीजम उत्पत्ति, इनको जो सूचित करने वाला क्या है, बीज है। उस बीज की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति से ही क्या है, प्रारंभेण समायुक्ता तन्मुख परिकीर्तितम, जो क्या है, तो कह रहे हैं प्रारंभ नाम की जो अवस्था है, ऐसी अवस्था से युक्त, समायुक्त, प्रारंभेण, प्रारंभ से जो समायुक्त है उसी को तन्मुखम परिकीर्तितम, मुख कहते हैं। माने बीज और प्रारंभ इन दोनों को मिला लो। बीज क्या है, अर्थ प्रकृति है, प्रारंभ क्या है, कार्यावस्था है। इन दोनों को हमने मिला लिया है, तो दोनों को जब मिला लेंगे तो वहाँ पर मुख संधि हो जाएगी। आगे हम ये बात स्पष्ट कर देंगे। यत्र बीज समुत्पत्तिर नाना रस नानार्थ रस संभवा, जो नाना माने भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ और रस हैं, उनसे बीजा, जो बीज समुत्पत्ति, जो बीज की उत्पत्ति होती है, ठीक। और तो कह रहे हैं प्रारंभेण समायुक्ता, उसका जब प्रारंभ नाम की जो कार्यावस्था है, उस कार्यावस्था से जब संयोग कर देते हैं तो तन माने उसके संयोग से मुखम परिकीर्तिता, मुख संधि उत्पन्न हो जाती है, मुख संधि यहाँ पर हो जाती है। जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में क्या है, मुख संधि का वर्णन किया गया है, वहाँ बीज और प्रारंभ दोनों को समुत्पत्ति, दोनों को समायुक्त कर दिए हैं। दूसरी है प्रतिमुख संधि। कह रहे हैं कि फल प्रधानोपायस्य मुख संधिर निवेशिनः लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्। कह रहे हैं फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिनः लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्। सीधे सीधे वो कहते हैं कि जहाँ पर मुख संधि में क्या है, निवेशित फल प्रधान उपाय का विकास कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य हो, ठीक है ना। जो मुख संधि है, फल प्रधानोपायस्य मुख संधिर निवेशिनः, मुख संधि में जो निवेशित है, मुख संधि में जो निवेशित है, ऐसा जो फल प्रधान का जो उपाय से उपाय है, प्रधान फल का जो उपाय है, वह उपाय क्या है, उस उपाय का जो लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो, जो उसका उपाय है, वो उसके उपाय का विकास कैसे हो, कुछ लक्ष्य से और कुछ अलक्ष्य से हो, तो उसी को प्रतिमुख संधि कहते हैं, ठीक है। चले आगे, ये भी रत्नावली के द्वितीय अंक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आगे आती है गर्भ संधि। विस्तार से हम बाद में फिर पढ़ाएंगे, अभी आप लोग केवल परीक्षा की तैयारी के हिसाब से पढ़िए, और ये पढ़ेंगे तो आपका 2-3 प्रश्न अवश्य फंसने वाला है सिर्फ एक वीडियो में। गर्भ संधि के लिए कहते हैं कि फल प्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान् मुहुः। फल प्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान् मुहुः। इसमें ये सीधे सीधे लिखते हैं कि फल प्रधानोपायस्य, ठीक है, जो क्या है कि पूर्व संधि है, पूर्व संधि में जो कुछ प्रकाशित हुए फल प्रधान उपाय हैं, उन उपायों का जहाँ हास और अन्वेषण से युक्त होकर के बारंबार विकास होता है, वहीं पर गर्भ संधि होती है, ठीक है। तो आप लोग पंक्तियों पर विशेष ध्यान रखिए कि फल प्रधानोपायस्य प्राग, पहले ही प्राग उद्भिन्नस्य किंचन गर्भौ यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान् मुहुः, ठीक है। आगे चलते हैं विमर्श संधि। विमर्श संधि में कहते हैं यत्र मुख्य फलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोधिकः शापाद्यैः शांतरायश्च स विमर्श इति स्मृतः। यह क्या होती है, विमर्श संधि कहलाती है। कौन सी, तो वही कह रहे हैं कि विमर्श संधि का लक्षण करते हुए इन्होंने लिखा है कि जहाँ मुख्य फल का उपाय गर्भ संधि से अधिक उद्भिन्न हो, ठीक है ना, जहाँ मुख्य फल का उपाय गर्भ संधि से और अधिक उद्भिन्न हो जाए परंतु शापादियों से विघ्नयुक्त हो, वहाँ पर क्या होता है, विमर्श संधि। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में देख लो, शाप के कारण क्या हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसका भी देख लिया विमर्श संधि का। अब पांचवा जो निर्वहन संधि है, जिसको उपसंहार संधि भी कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। कहाँ पर निर्वहन होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो बीज वाले मुख आदि संधियां हैं, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, बीज वाली बीज और प्रारंभ को मिला करके जो मुख संधि बनी है, ऐसी जो संधियां हैं, ऐसी संधियां बिखरी जाकर जहां एक प्रयोजन से लाई जाती हैं वह निर्वहन संधि होती है। माने चारों तरफ बिखर गई हैं, सब फैल गई हैं। बीजवंतो मुखाद्यर्थो, बीज से युक्त जो मुखादि संधियां हैं वो विप्रकीर्णा यथा यथम, यथा किसी प्रकार से जब विप्रकीर्ण हुई हैं, एकार्थम उपनीयन्ते, उसको एक जगह पर ले आकर के जब रख दिया जाए तो वो निर्वहन संधि कहलाती है। जैसे माला टूट गया, मोती सब बिखर गई हैं, उनको समेट करके एक जगह रख दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वहन संधि अथवा उपसंहार संधि। जैसे वेणी संहार नाटकम में आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पांचों संधियों को बड़े आसानी से समझने का एक बहुत ही विशेष फार्मूला लगाया है, जो कि सबको ही जानते हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत साहित्य का अध्ययन किया होगा सबको पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए हम यहाँ लेकर के आए हैं। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, लाइन से नहीं है, इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि अभी हमको देखो बहुत टाइप करना नहीं आता है, और हम बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये भी आप लोग जानते ही हैं। जो हमको जानते हैं उनको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा विद्वान तो हम हैं नहीं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और टाइप में भी हमारा कोई विशेष वो नहीं है, तो हमसे जैसे बना हमने वैसे कर दिया। हमारा मतलब केवल इतना है कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। कैसे लिखा है उसको मारो गोली, हम कैसे समझा रहे हैं उसे समझो। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जो अर्थोपक्षेपक है उसका कार्य अलग होता है, तो उसे आप लोग बाहर रखिए। विष्कंभक है, प्रवेशक है, चूलिका है, अंकावतार है, अंकमुख है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है अथवा कौन सा अर्थोपक्षेपक है, तो आपको कम से कम नाम याद होना चाहिए। अगर नाम भी नहीं याद कर सकते हो तब बेकार है, फिर परीक्षा में मत बैठो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप भूल भी रहे हो तो नाम आपको याद आ जाए। तो 5 अर्थोपक्षेपक हैं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। और 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी, तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, कार्य। 5 कार्यावस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। और 5 संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये मैं बोल रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो अच्छा छोटा कर देते हैं भैया, आपकी जैसी इच्छा। लो छोटा कर दिए, अब दिख रहा है। कई लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि वो दिखता नहीं है और आप बोले जाते हैं, तो देखो अब दिख रहा है। तो ये 5 जो अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, कार्य, 5 जो कार्यावस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम, इनको मिला करके ही 5 संधियां बनती हैं। यथाक्रम से मिला लीजिए। बीज जो अर्थ प्रकृति है, बीज माने हमने पहले ही कहा है कि सारे कार्यों का वो क्या होता है, एक बीज होता है। तो बीज को जब आरंभ से हम मिला देते हैं तो उससे मुख संधि का निर्माण हो जाता है। तो बीज जो अर्थ प्रकृति है उसको आरंभ जब कार्यावस्था से मिलाएंगे तो मुख संधि का निर्माण हो जाएगा। बिंदु जो अर्थ प्रकृति है उसको जब यत्न कार्यावस्था से मिलाएंगे तो प्रतिमुख संधि का निर्माण हो जाएगा। अब बीज किसको कहते हैं ये पीछे हम बता चुके हैं, जिसको न समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देख ले। अब पताका जो है उसको जब प्राप्त्याशा से मिलाएंगे तो गर्भ संधि का निर्माण हो जाता है। प्रक्रिय जो कार्य अर्थ प्रकृति है उसको जब नियताप्ति के कार्यावस्था से मिलाएंगे तो विमर्श संधि प्राप्त होती है। और कार्य जो अर्थ प्रकृति है उसको फलागम कार्यावस्था से मिलाएंगे तो निर्वहन संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, कार्य को आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम से मिलाने पर क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन संधि की प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करता हूँ, हाँ यहीं तक है, तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो देखो इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो आप लोगों की तरफ से बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो एक लाइक आप जरूर ठोक दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपयोगी है या नहीं है, ये बात भी आप जरूर बताइएगा। परीक्षा थोड़े दिन ही बाकी रह गई है, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, देखो कुछ लोग तो जलन के मारे नहीं शेयर करेंगे कि हमको मिली है तो हम ही पढ़ लें। तो भैया जो नहीं शेयर करेगा समझो वो जलन कर रहा है,
इसलिए आप लोग जलन मत करिए, सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को मिले, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसमें जलन वाली कोई बात नहीं है भैया। आप फाइट कब करेंगे? जब आप लड़ने योग्य रहेंगे। अब आप सारे गधों के बीच में एक घोड़ा खड़ा कर दें और आप कहें कि अरे ये तो बहुत तेज दौड़ने वाला गधा है, तो वो गधा थोड़ी है, वो तो घोड़ा है। मज़ा दौड़ने में तब आता है जब सब घोड़े हों भाई। रेस लगाने में आनंद तब आता है जब सब रेसर हों। सब अगर चलने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई चल नहीं पा रहा है, उसमें अगर आप आगे निकलते हैं तो आपको दौड़ाए मतलब रेसर नहीं माना जाएगा। आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए रेस में दौड़ो। और भैया मेरे, ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी नहीं है तो क्या खेल होगा? हमेशा खेल खिलाड़ी ही खेलता है। इसलिए चिंता मत करिए, एकदम फ्री माइंड होकर के एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस होंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी है उसे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। राधे राधे।